विश्व के स्तर पर, संसार में हम दो ही स्तर पर चीजों को देख पाते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। जो भी मानव निर्मित है वह सब संस्कृति है। और अब उसी मानव निर्मित चीजों को लेकर हमने उसको अध्ययन के संदर्भ में जरा समझने के क्रम में दो वर्गों में बांट लिया कि एक भौतिक पक्ष और एक अभौतिक पक्ष। वही भौतिक पक्ष अपने आप में सभ्यता के रूप में जाना जा रहा है और अभौतिक पक्ष को संस्कृति के अंतर्गत देखा जाता है। वरना शब्द यही है मूलतः, इसी में वो सारी चीजें शामिल हैं, चाहे भौतिक हो या अभौतिक हो। तो इसी को अब कहा जा रहा होता है कि आखिर मनुष्य जो अपने विवेकशीलता से युक्त है, अपने स्थितियों को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ना चाहता है, यही चिंतन उसको प्रगतिशील बताता है कि आखिर लगातार अपनी दशाओं को बेहतर बनाने का प्रयास है। इसी बेहतर बनाने के प्रयास में वह भौतिक रूप से भी आगे बढ़ता है और किसी न किसी रूप में वह अभौतिक तत्व भी जुड़ते जाएंगे, क्योंकि मानव का आपस का संपर्क और संबंध भी बढ़ता जाएगा। कि अगर संचार के साधन गतिशील होंगे तो लोगों का आवागमन भी आसानी से होगा, तो फिर मूल्य, विचार, परंपराएं, रहन सहन, खान पान की चीजों में भी कुछ न कुछ चीजें जुड़ती जाएंगी। तो संस्कृति का दायरा अपने आप में और भी बढ़ता जाएगा। वही अपने आप में एक आगे पढ़ेंगे सामाजिक। तो अब जो ओवरऑल संस्कृति, सभ्यता, भौतिक अभौतिक जो भी चीजों को समझे, अब उसी का एक दूसरा रूप है कि जिसे हम बार बार कहते हैं भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति किन तत्वों से बनी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं को यहां पर पॉइंट आउट किया गया कि प्राचीनता है, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है। इसका तात्पर्य क्या है समझिए कि जब हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अपने आप में प्राचीनता के तत्वों से युक्त है, यानी आरंभिक स्तर पर मानव विकास के क्रम में प्रागैतिहासिक काल का ही दौर और समाज, जब मनुष्य शिकारी जीवन जी रहा है, जब मनुष्य ने अभी वह पशुपालन शुरू किया है, तो ऐसी दशा में भीमबेटका गुफा और वहां पर बने हुए चित्र दर्शाते हैं कि आखिर भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति उस समय की है। तो भीमबेटका की गुफा उस प्राचीनता को दर्शाती है जहां भारतीयों के स्तर पर उनकी अभिव्यक्ति चित्रकला के रूप में दिखाई पड़ती है। अलग से पढ़ेंगे जब चित्रकला, तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला में बात वहीं से शुरू होगी। ऐसे में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता मौजूद है और ये अपने आप में प्राचीनता विश्व की समकालीन स्तर पर बहुत सारी संस्कृतियां रहीं जो हम प्राचीन कह ही रहे हैं। तो आखिर चाहे वो हड़प्पा संस्कृति की बात हो, उस समय के समकालीन स्तर पर मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, तो इसमें भारत के अंतर्गत की कौन सी ऐसी बात हो गई। प्राचीनता तो अपने आप में सबके लिए, कोई न कोई भूगोल तो सबके पास प्राचीन स्तर पर मौजूद है। लेकिन खाली प्राचीनता ही नहीं, निरंतरता। प्राचीनता एक पक्ष, निरंतरता एक दूसरा पक्ष है। भारतीय संस्कृति की खास बात यह कि प्राचीनता के साथ निरंतरता, अर्थात उन प्राचीन तत्वों को भी हम साथ साथ लेकर आज तक चलते चले आ रहे हैं।
इस दौरान भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेक शासक वर्ग आए, आक्रमण हुए, धर्म भाषा रीति रिवाज के स्तर पर चीजें नई रहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति की यह अपनी क्षमता कि उसमें प्राचीनता के तत्वों को साथ लेकर चलने की क्षमता मौजूद थी। तो प्राचीनता के साथ निरंतरता, जैसे आखिर भारतीय परंपरा और संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन स्तर पर हम कह रहे हैं कि जैसे हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे तत्व मौजूद थे जिसकी निरंतरता हम आगे देख रहे हैं। जैसे योग की परंपरा, हड़प्पा से एक योगी की मूर्ति मिली है, तो योग की परंपरा उस समय की जिसकी निरंतरता हम देखते चले आ रहे हैं, जबकि समय समय पर कितने सारे शासक वर्गों का आगमन हुआ, इसके बावजूद वह संस्कृति का तत्व हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से वह जो कुछ मूल्य, कुछ विचार, वह मूल्य विचार एक महाउपनिषद के अंतर्गत लिखे गए वसुधैव कुटुंबकम, यह पृथ्वी ही एक परिवार है, यह संकल्पना उस समय से आगे बढ़ते हुए अशोक के अपने अभिलेखों में, अशोक के अपने धम्म के सिद्धांतों में दिखाई पड़ती है। वह परंपरा हमारे आज के भारत में भी है। हम G20 सम्मेलन करते और उसका थीम लाइन वसुधैव कुटुंबकम है, तो हजारों वर्षों की वह अपने आप में प्राचीनता की चीज आज भी निरंतर है। मुंडकोपनिषद में लिखी गई वाक्य और लाइन सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखे गए गायत्री मंत्र, वह आज भी वर्तमान है। जो मूल्य है अतिथि देवो भव, वह चलता चला रहा है। तो इसको कह रहे हैं कि जो प्रथाएं, जो परंपराएं, जो विश्वास प्राचीन काल के स्तर पर भारतीय संस्कृति में था, उसको हम आज भी किसी न किसी रूप में लेकर चल रहे हैं। ये चीजें अन्य संस्कृतियों में लागू नहीं होती हैं। मिस्र की परंपरा में बहुत सारी चीजें, जैसे उनमें था मम्मी का कंसेप्ट था, समाप्त प्राय हो गया। वह यूनानी परंपरा थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अपने मूल तत्व ही समाप्त हो गए। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अपने आप में कुछ ऐसी कि जिसके अंतर्गत न सिर्फ प्राचीनता बल्कि निरंतरता, ये निरंतरता का तत्व उसे अपने स्तर पर अन्य संस्कृतियों से अलग बनाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है। वही मूल्य, वही विचार हर्षवर्धन के समय महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। मतलब परंपराओं के स्तर पर निर्वहन के लिए, बाकी तो लोग करते ही रहेंगे, डुबकी तो मारते थे। वेनसांग ने अपने उल्लेख और विवरण में बताया कि लोग प्रयाग के अंतर्गत डुबकी मारने जाते थे, कुछ डूब भी जाते थे, वो अलग बात है। वो परंपरा आज 2025 में भव्य कुंभ, महाकुंभ आदि आदि नारे के साथ पता नहीं कितने करोड़ के क्या डेटा है ना, बताऊंगा किसी दिन इसका निहितार्थ क्या है, क्यों ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? आज ही बता दे, अभी बता दे। तो
असली मुद्दा यह है, इसको कहते हैं कि एक देश के अंतर्गत, मजेदार बात यह है कि यह देश अपने आप में बहुत विशाल आकार का है और इसके बावजूद समय समय पर ऐसे शासक वर्ग भी मौजूद रहे, इसके बावजूद संस्कृति अक्षुण्ण रही। तो संस्कृति के मैंने पहले बताया परिवर्तन की गति वह किसी के तोड़ने से नहीं टूटती। यही वजह है भारतीय संस्कृति दुनिया के स्तर पर नया उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो यही वजह है कि मुखर्जी नगर देखिए, ये थीम में लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, खाली 2 ही लाइन होती, लेकिन आपके अंदर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किस आधार पर हम दुनिया से अलग भारतीय संस्कृति को बतला रहे होते हैं। तो प्राचीनता तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन प्राचीनता के साथ साथ निरंतरता, ये दोनों चीजें साथ हैं। और साथ में भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता कह रहे हैं कि आखिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ का कंसेप्ट है। सभी जगह भारत के मूल परंपरा विचार केवल भारत की भूमि या भारत के लोगों के लिए नहीं, देश काल वातावरण से इतर भी वह अपने आप में मूल्यवान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आखिर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो विचार, जो मूल्य, वो भारत के लिए नहीं, मानव के लिए मायने रखते हैं। इसलिए वह विचार और मूल्य आज तक चलते चले आ रहे हैं। आखिर वह मूल्य, वह विचार, चाहे वह बुद्ध के विचार हो, आखिर वह बुद्ध के विचार दूसरे अन्य देशों के लिए भी आकर्षण का कारण बने। मध्यम मार्ग ये अपने आप में सभी मानव के लिए उपयोगी है। जिस अष्टांगिक मार्ग की बात किया उन्होंने, वह मूल और विचार सभी राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। अगर जैन दर्शन में सापेक्षिकता का सिद्धांत है, तो वह सिद्धांत केवल भारत के संदर्भ में जैन धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए है। वह भारत के संदर्भ में जो मूल्य और विचार हैं कि प्रकृति के साथ मानव का गहरा संबंध, यह भारतीय संस्कृति का तत्व है। वह आज पर्यावरण संरक्षणवादी और संरक्षणविद उसको चाहे जो है बताएं कि हमने विचार दिया, पर्यावरण संरक्षण की भावना अपने आप में भारत के अपनी संस्कृति में है कि अगर कोई नदी को पूज रहा है तो उसका तात्पर्य खाली पूजा से न समझा जाए, स्वच्छता को बनाए रखने का भी एक तरीका है, क्योंकि कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। पशुओं को न मारा जाए, इसके लिए कोई आधार तो ढूंढना होगा, बलपूर्वक और कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। तो फिर किसी न किसी पशु को, किसी न किसी जीव को, किसी न किसी देवी देवताओं के अपने साथ जोड़ देना। तो यही चीज है कि भारतीय संस्कृति, जैसे मैंने बताया कि आखिर सार्वभौमिकता को लेकर चलती, विश्व का कल्याण हो, श्लोकों के अंतर्गत वर्णित है। वह भारतीय संस्कृति इस चीज को लेकर चलती है कि जिसके अंतर्गत एक दूसरे के प्रति कर्तव्य परायणता का बोध है। तो कहीं ना कहीं ये मूल्य और विचार, अशोक के अपने विचार अभिलेखों में लिखे गए, वह केवल एक देश विशेष के लिए नहीं महत्व रखते, कालखंड की सीमा से परे वह सभी के लिए महत्व रखते हैं कि जब वह अपने राज्य के अंतर्गत वह मानव को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा, तो साथ में वह पड़ोसी राज्यों के संदर्भ में भी।
यानी दूसरे देश के अंतर्गत भी ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि मानव के लिए चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, या किसी राष्ट्र की बाउंड्री उसके लिए कहीं ना कहीं बाधक नहीं बननी चाहिए। तो कोविड-19 के दौरान अगर हमने दुनिया को वह वैक्सीन उपलब्ध कराया, वह सार्वभौमिकता का ही सिद्धांत है। तो इसलिए हमारे अपने मूल्य विचार कहीं ना कहीं सभी के लिए महत्व रखते हैं। आखिर योग करने की परंपरा ये क्या है, एक देश विशेष तक है अब, या इसको किसी एक देश विशेष तक और एक धर्म विशेष तक सीमित रखें? पद्धति है, जीवन पद्धति है। तो भारतीय संस्कृति जीवन पद्धति सिखाती है। जीवन पद्धति हर एक काल में मौजूद होगी, हर एक के लिए उपयोगी है। इसीलिए संस्कृति के ये तत्व भी सार्वभौमिकता के गुणों से युक्त है। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध, मानव और प्रकृति का अटूट संबंध अगर देखना है, जब कोई विकास नहीं था तब तो सबका था प्रकृति के साथ संबंध। मजबूरी में प्रकृति के साथ संबंध एक अलग चीज है। अगर कोई कह रहा हो इस चीज को कि उसके पास संसाधन हो, शक्ति हो, फिर भी वह उसके अधीन न हो, तब तो बात त्याग की आती है। हो कुछ ना, मजबूरी में हो, टिकट मिल न रहा हो, और फिर जो है पैदल यात्रा कर रहे हो, कहे कि ना हमने सोचा कि पैदल यात्रा करेंगे। पद यात्रा तो तब समझ में आती जब गाड़ियों का काफिला खड़ा रहता और आप उसको छोड़कर तब पैदल यात्रा करते। मजबूरी का आलम यह है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो ढकेल कर ले जाने से बेटर है खुद ही पैदल चल लें। और फिर नहीं मैं इसलिए जो है बाइक से नहीं जा रहा था, तो पैदल चलने से थोड़ा। तो मजबूरी और प्रकृति के संदर्भ में साहचर्य तो उस समय के संदर्भ में सबके पास था जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे। भारतीय संस्कृति का खास पक्ष तो अपने आप में यह था कि आखिर राज परिवार में रहने वाले लोगों के लिए भी गुरुकुल की शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि प्रकृति के साथ संबंधों को सीख सके कि जीवन कैसे चलना है। मुद्दा ये नहीं होता था, राज परिवार के लोग भी चाहें तो आखिर सारे वहीं पर दरबार में आकर शिक्षा दे जाएं। तो शिक्षण की यह पद्धति मूल्य सिखाती थी। प्रकृति के साथ हमारे आखिर वैदिक साहित्य की रचना ही अपने आप में कहा जा रहा है, उपनिषद की परंपरा और रचना ही कहा जा रहा है कि वह वनों के साथ जुड़ी हुई है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा की यह पद्धति पूर्णतः प्रकृति के साथ जुड़ती है। हमने लगभग सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, नदी, पर्वत, पहाड़, इन सब को पूज्य बना दिया। ये पूजा पाठ की परंपरा प्रकृति के साथ संबंधों को दर्शाती है, अक्षुण्ण रखने की पद्धति है। उससे हमें हमारी उसकी धार्मिक व्याख्या करने के आधार पर आप उसको कर्मकांड चाहे बोलते रहिए, लेकिन भावना तो उसके पीछे यही थी कि यह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, इसलिए मनोकामना पूर्ति के लिए उसकी उपासना है। उपासना के तौर तरीकों में अपने आप में व्यक्ति कई सारे लाभों को लेना शुरू कर देता है, उसमें कर्मकांड बढ़ रहा, लेकिन निरपेक्ष भावना तो यही थी। तो प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना, यही वजह है कि आखिर उन्हीं प्रकृति के संदर्भ में संरक्षण की भावना को लेकर, उसको किसी न किसी रूप में अपने साथ जोड़े रखने की भावना को लेकर ही जो है अहिंसा पर बल दिया जा रहा था। वह उसी प्रकृति के साथ अपने साहचर्य को रखने के लिए
अशोक अपने राज्य के संदर्भ में खुद इस बात को कहता है कि मैंने शिकार यात्रा छोड़ दिया है, अब मैं धम्म यात्रा करता हूं। वो उसी प्रकृति के अपने मूल्य की बात है कि गांधी इस बात को कहते थे कि प्रकृति प्रत्येक मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। तो प्रकृति के साथ भारतीय संस्कृति का गहरा संबंध है। हमारे रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं, उत्सव, मेले नदियों के साथ जुड़ते हैं, मौसम के साथ जुड़ते हैं, ऋतुओं के साथ जुड़ते हैं। ग्रह नक्षत्र की दिशें प्रकृति का ही तत्व है। तो फिर हम अगर कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण या ग्रहण के दौरान न देखें, तो आज हमारे पास वैज्ञानिक आधार है कि उसके रेस की वजह से या उसकी कई किरणों की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसका आधार तो कहीं ना कहीं धार्मिक बना दिया गया। तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध है। तो प्रकृति और मानव का सह अस्तित्व भारतीय संस्कृति का एक तत्व है। साथ में विविधता में एकता, पूछना ही नहीं है। जब भूगोल भिन्न है तो लोग भी भिन्न होंगे। यानी कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र और कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो फिर वेशभूषा भी अलग होगी, खान पान भी कुछ अलग होगा। कोई बाजरा खा के जीवन चला रहा है और कोई जो है चावल गले भर खाकर दिन में, उसको बोल दीजिए कि काम करने अच्छा हो, ये काम क्या कम महत्वपूर्ण है अभी जो सो रहे हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में विविधता, भाषा, बोली, पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं, सब कुछ अलग। ऐसा है कि एक देश में अनेक देश समाये हुए। इसीलिए यूरोपीय समझ नहीं पाते थे और कहते थे ये कोई राष्ट्र ही नहीं, जबकि यही राष्ट्रीयता थी। क्योंकि हम विविध होते हुए भी, और वह एकता के तत्व मौजूद थे, वही प्रकृति के साथ संबंधों के जुड़ने के माध्यम से। तीर्थ यात्रा, वह शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ आखिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जोड़ रहे थे। वह बौद्ध संघ आखिर मगध के संदर्भ में रहने वाले भिक्षु भद्रभाव के नेतृत्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जा रहे हैं। एक समझ रहे थे तब तो, भाषा तो अलग थी मगध की और कर्नाटक की अलग थी, लेकिन हम एक, वह हमारी लोक कथाएं, जातक कथाएं, जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, उसके मूल्य, उसके विचार अनेक भाषाओं के अंतर्गत अनुवादित होकर लोगों के अंतर्गत आए, तो विभिन्न स्तर पर धार्मिक विश्वास एक दूसरे को एक दूसरे क्षेत्र से जोड़ रहे थे। कुंभ, सोचकर देखिए कि विविधता में एकता का इससे बेहतर उदाहरण क्या मिलेगा, कि सबके अपने अपने पहनावे हैं, रीति रिवाज हैं, खान पान है, बावजूद इसके एकता का अद्भुत दृश्य। तो हमारे एक तरीके से मानव के बीच में एकता के लिए वह मूल्य, वह विचार हुआ करते थे। तो इसको कहा जा रहा है कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की खास बात है। इसलिए अगर भारत को बचाना है तो इस विविधता को बचाए रखना होगा। अभी आगे पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के समक्ष चुनौती यही है कि हम एकल तत्व अगर आरोपित करना शुरू करेंगे तो समस्या आएगी, और आएगी नहीं, फिर भारत खंडित होगा।
क्योंकि वह बना ही है विविधता से, क्योंकि भूगोल ने बनाया है विविध। या तो हम पहाड़ों को पाट दें और मैदान बना दें, और वो हो नहीं सकता। वनस्पतियों में विविधता है। अगर कहीं पर पहाड़ी स्तर पर होने वाली ऊंचाइयों के साथ बढ़ने वाले देवदार के वृक्ष हैं, चीड़ के वृक्ष हैं, तो फिर उनकी तो मौजूदगी उसी के साथ रहेगी ना। इसीलिए वनस्पतियों की यह विविधता, मौसम की विविधता, ऋतुओं की विविधता, तो लोगों में भी विविधता, बावजूद इसके एक। और इसी बात को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेखित कर दिया था आर्यभट्ट का सिद्धांत देकर, कि हिमालय से हिंद महासागर तक के क्षेत्र में हम एक। तो फिर ये भूभाग जो यूरोप के देश बने, आधुनिक स्तर पर मूल्य दिखाई पड़े भाषा के आधार पर, तो यूरोपी कहते थे कि एक राष्ट्र है ही नहीं। हमारे पास राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना, उसका आधार अलग। तो एक भौगोलिक इकाई क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग अपने तरीके से भाषा, बोली, व्यवहार करते हुए भी एकता के तत्व के साथ मौजूद हैं, और वह एकता का तत्व हमारे अपने मूल्य हैं। अतिथि देवो भव, उत्तर से दक्षिण तक एक मूल्य है। तो इसको कहा रहा है कि विविधता में एकता भी है, और साथ में जो एक तत्व दिखाई दे रहा होता है कि आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों के बीच में संतुलन। तो भारतीय संस्कृति में एक खास बात है, कुछ मूल्य आरंभिक स्तर पर ही उस उत्तर वैदिक काल से ही विकसित हुए, जिन्हें हम आश्रम व्यवस्था कह रहे हैं, पुरुषार्थ व्यवस्था कह रहे हैं। अगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात है, तो एक ही संस्कृति के अंतर्गत वह काम और मोक्ष अद्भुत संगम है। कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की बात है, और फिर उससे मुक्ति। इसीलिए एक तरफ गृहस्थाश्रम है, और फिर वही समाज, वही संस्कृति उस मूल्य को बना रहा है कि वानप्रस्थ और संन्यास भी होना चाहिए। इसीलिए भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व साथ साथ चल रहे हैं। इसको कहते हैं मानव की मन स्थिति को तैयार करना। पश्चिम इसी मामले में जो है पिछड़ गया, क्योंकि उसके लिए यह है कि जब तक जीवन है, सांसें हैं, तब तक अर्जन करते रहो। भारतीय परंपरा में एक चीज है कि अर्जन के पश्चात त्याग की परंपरा। तो फिर इसी को कहा जाता है पे बैक टू सोसाइटी का। आपने समाज से जो पाया है, आप अब समाज को दीजिए जब भी मौका मिले। समझ रहे हैं? समाज को ये नहीं दूसरे की जेब काट के दीजिए, दूसरे किडनी निकाल के दे दीजिए कि बोले हुए थे समाज को कुछ देना है। तो इसी वजह से भारत के अंतर्गत भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों की यह संतुलनकारी स्थिति ही भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशिष्टता बन जाती है। और खास बात, सारी चीजों का कंक्लूजन भारतीय संस्कृति की सामासिकता में। ये जो सामासिकता कही जाती है, कंपोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान है, और ये भारत के संदर्भ में अकेली मिलेगी। खास बात ये, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि एक मिश्रित संस्कृति, सामासिक संस्कृति, तो परस्पर विरोधी तत्वों को साथ लेकर चलने की परंपरा। आमतौर पर अगर कोई विरोधी है तो टकराहट होगी, लेकिन भारतीय संस्कृति अपने आप में उस टकराहट की जगह पर सह अस्तित्व पर बल देती थी।
लग रहा है परस्पर विरोधी चीजें हैं, इसके बावजूद हम साथ साथ, तो परस्पर विरोधी तत्वों को भी साथ साथ लेकर चलना। कि परस्पर विरोधी का तात्पर्य चाहे वो भाषाई समूह हो चाहे धार्मिक समूह, वो अलग है, बावजूद इसके साथ साथ। तो इसको कहते हैं सामासिकता भारतीय संस्कृति की नसों में है। ये उद्विकास का एक क्रम है, आंतरिक और बाह्य स्तर से हुआ है। ये आंतरिक स्तर पर का मतलब, इस बात को समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक सामासिकता, तो धार्मिक आधार पर भारत के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म, उसकी परंपराएं, उसके विचार मूल्य, वेदों की सत्ता को स्वीकार करना, बौद्ध मत, वेदों की सत्ता को स्वीकार कर देना, आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर देना, जैन अनेक आत्मा को मानना, ये जहां पर सृष्टि और संसार को क्षणभंग कहते थे, नश्वर, और ये शाश्वत, परस्पर विरोधी विचार दिखता है, लेकिन समकालीन है, साथ साथ हैं। उसी मगध के अंतर्गत वो भी जाकर प्रचार कर रहे हैं और दूसरा भी कर रहा है। तो साथ साथ रहने की परंपरा का विकास है ये। जब इतने हैं और भी अनेक आजीवक मत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे 62 धार्मिक संप्रदायों का उद्भव और विकास है, सब मौजूद है। वह परंपराएं अलवार और नैनार संतों की, कि जिसमें निम्न वर्ण और निम्न जाति के लोगों को भी संत बनने का और उपदेश देने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो आंतरिक स्तर पर इस भूमि में परस्पर विरोधी मतों को लेकर चलने वाले लोग भी मौजूद थे, तो साथ ही साथ तो चल रहे। एक समाज के अंतर्गत यह विचार देने वाले लोग जब हैं, तो इसको पालन करने वाले लोग भी तो होंगे। तो पालन करने वाले भी ब्राह्मण मतानुयायी हैं, जैन मतानुयायी हैं। तो फिर शासक को कभी भी अपने व्यक्तिगत धर्म को राज्य धर्म बनाने की जरूरत हुई नहीं, यह विचार ही नहीं आएगा। यही वजह है कि शासक ने कभी भी अपने व्यक्तिगत धर्म को राज्य की धर्म घोषित नहीं किया और उसको न मानने वालों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कहा मूल्य है चूंकि, और यही वजह है कि जब ये चीजें थी तो इसी में सिख धर्म भी उदित हो गया। तो ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि धर्म का जो आंतरिक उद्विकास का क्रम है, आंतरिक स्तर पर भूमि के अंतर्गत इतने धर्म एक साथ चल रहे हैं। बाह्य स्तर से आखिर इस्लाम और ईसाई, तो जब इतने थे, साथ साथ रह रहे थे, तो जब इस्लाम का आगमन हो रहा है तो इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं थी, तुम भी आ जाओ, साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने में कुछ विचार हमारे भी सुनोगे, कुछ हम तुम्हारे भी सुनेंगे, सफर और सुहाना होगा। वरना मोनोटोनस हो जाता, एक रस टाइप की चीज हो जाती। अब ऐसे में क्या है, इस्लाम के लिए ये एकदम नई चीज थी, क्योंकि जिस भूमि पर उदय और विकास हुआ और जिस दौर में विस्तार हो रहा था, वहां पर मामला ये चल रहा था या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। इसलिए धर्म युद्ध हुआ
ईसाइयत और इस्लाम के बीच। यहां पर भी इसी जोश के साथ लोग निकल कर आए, लेकिन भारत भूमि में देखे कि तुम रहो हम रहे, मतलब यहां नहीं है, तुम भी रहो हम भी रहेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। क्षेत्र जीत गए, राजनीतिक शक्ति तुम्हारे पास है, बन गए राजा, अच्छी बात है, कोई ना कोई राजा होता, तुम ही मेरे राजा हो। हाँ ओ राजा जी, यही सब कूट कूट भरा हुआ है। तो फिर कभी भी यहां पर धर्म युद्ध नहीं हुआ, और न होने का कारण यही सामासिकता थी, क्योंकि वह प्रतिकार चाहिए, और वो यहां पर था ही नहीं, विरोधी इस बात का नहीं था, क्योंकि पहले से चीजें, तो जब अनेक मत हैं, अनेक भाषा, अनेक बोली है, जब अनेक ऋतुएं, अनेक मौसम, अनेक फसल हैं, मृदा के अनेक प्रकार हैं, तो फिर एक और सही, ईसाइयत के साथ भी वही चीज, कहीं किसी तरह की समस्या नहीं। तो दुनिया के शेष हिस्से के अंतर्गत जहां पर धर्मों ने युद्ध किया, वहां पर भारत की भूमि में धर्म के नाम पर युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भारत में सामासिकता थी, सह अस्तित्व, परस्पर विरोधी तत्वों को साथ लेकर चलने की यह प्रवृत्ति। और इतना ही नहीं, जब इसी आखिर ब्राह्मण धर्म की बात कर रहे हैं, राम और कृष्ण की परंपरा एक ही धर्म के अंतर्गत भी नायक और चरित्र का स्वरूपगत कुछ भिन्नता नजर आती है, कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब भाव ये कि धीर गंभीर व्यक्ति है, और इनके चरित्र के अंतर्गत जो गुण और जो विशेषताएं हैं, वचनबद्धता, प्राण जाए पर पिताजी ने किसी को वचन दिया था, उसको निभाने के लिए संन्यास ले रहे, सोच कर देखिए। तो फिर वचनबद्धता है, साथ में आखिर एक पत्नी व्रतधारी, तो फिर उस पत्नी के हरण के पश्चात चढ़ाई कर दिया श्रीलंका पर, तो नारी के अपने उस सम्मान की सुरक्षा के लिए तो एक पत्नी व्रतधारी सीताराम, उस परंपरा में जो मूल्य है, जो विचार है, कि आखिर चमत्कार कहीं नहीं दिखाए हैं, नायक देवत्व के गुणों से युक्त, कोई चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बाकी लोग कर रहे हैं, उनके सहयोगी साथी, कि आखिर लेके उंगली पे चले आए। याद कीजिए, याद आ गया, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर चमत्कार दिखा रहे हो, लेकिन वो धनुष बाण खुद लेकर चलते हैं।
रामायण एक पुस्तक है आपकी नजर में, वरना वो है एक मूल्य, समझ रहे हैं? इसलिए अगर अभी तक रहने के बावजूद भारत में ये वाला भाव है कि रामायण चलवा दीजिए, इसका मतलब मूल्य से वंचित हैं। अभी मूल्य सिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहली चीज समझिए, यहां पर क्या है ना कि उसको भारत के अंतर्गत तो दुर्दशा ये हो गई कि विजेताओं का इतिहास होता है और विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। दुर्भाग्य ये रहा कि भारत के अंतर्गत धर्म को रिलीजन मान लिया गया, क्योंकि यूरोपियों ने इतिहास यही लिख के दिया, क्योंकि उनके यहां वह रिलीजन बंधन वाला था धर्म। भारत के अंतर्गत धर्म धारण करने वाली चीज था, मूल्य था, परंपरा थे, विचार थे। इसलिए ये जितने चीज दिख रहे थे कि आखिर वह कहां गए, नहीं, ये कोई रिलीजन नहीं है। आखिर यहां पर देखा जाए तो कोई ऐसा पवित्र पुस्तक, कोई पवित्र स्थान, कोई पुरोहित वर्ग नहीं, जो रिलीजन की खास पहचान। इसलिए भारत के अंतर्गत अगर कोई एक निश्चित पहचान की चीज नहीं है, इसका मतलब कि उससे बधा हुआ कुछ भी तो धर्म धारण करने वाली चीज थी, मूल्य थे, विचार थे। और यही वजह है कि जब विचार और मूल्य हैं तो विचार तो कईयों के कई हो सकते हैं, जिसे हम अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन रिलीजन का जब मामला आता है, बंधन का मामला आता है, जब एक पवित्र पुस्तक, एक पवित्र स्थान, एक पुरोहित वर्ग और एक ईश्वर की बात होगी, तो उसके विपरीत अगर कोई बात कहेगा तो स्वीकार्य नहीं होगा। निकल जाएंगी म्यान से तलवारें और काटाकुटी शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि धर्म को लेकर जो बात कही जा रही थी कि भारत में एक परंपरा ये है। अब दूसरी परंपरा के अंतर्गत कृष्ण है। अब इनका नाम आते ही देखिए मर्यादाएं सारी अपने आप कम पड़ गई, टूट गई। अर्थात एक तरीके से सहज, तो एक तरीके से ये लीलाधारी हैं। लीलाएं अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की। एक तरीके से इनका रूप देखिए, नटखट, माखन चोर, चित्त चोर आदि आदि सब शब्दावलियां हैं। हाँ, मनमोहक, खड़े होने की स्टाइल ही अलग है इनकी। त्रिभंगी मुद्रा, और उसमें भी मोर पंख लगा के एकदम स्टाइल में कलगी। और यही वजह है, देखिए चरित्र का अंतर समझिए कि आखिर क्यों जो है कृष्ण कला के विविध रूपों में दिखाई पड़ेंगे राम की तुलना में, क्योंकि यहां पर यह व्याख्या की अपनी स्वतंत्रता है। तो कला में विविधता चाहिए, वह विविध रूप यहां पर दिखाई पड़ेगा। और फिर वचनबद्धता, वादा करके गए थे लेकिन वादा निभाए नहीं।
कह के गए थे गोपियों से कि मैं लौटूंगा, लेकिन लौटे नहीं और भेज दिए उद्धव को मैसेंजर बे और संदेश दिलवा दिए, बहुत बिजी है। तो फिर गोपियां जो अभी तक खाली इस प्रतीक्षा के साथ थी कभी तो आएंगे, लेकिन जब मैसेंजर पे ये मैसेज आ गया कि अब नहीं, तो फिर उनका एक तरीके से दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि उद्धव मन भय 10-20 एक हो तो सो गयो राम संग कृष्ण संग को और राधे ईश। मन 10-20 नहीं है, एक ही है, जो एक था चला गया। अब ब्रेकअप का यहां कोई अवसर नहीं है, इसलिए वचनबद्धता वाली चीज यहां पर मिसिंग है। गोपियों से किए वादे तोड़ दिए। इसी सब आधार पर तो कुछ सिरफिरे कहते हैं कि वादे किए ही जाते हैं। देखिए, कई अब अपने को लगभग कृष्ण ही मान रहे हो, ये सारे गुण तो है। और समझिए इस बात को कि चमत्कार दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लेते हैं, तो फिर और कुल मिलाकर देखा जाए तो मोरपंख तो है ही, बांसुरी लेके घूम रहे हैं दाएं बाएं, कई ये चक्र भी तो रहता है, वो उनका मूल अभिलक्षण नहीं। तो फिर बांसुरी धारा एक पत्नी व्रतधारी ये थे और इनका ये एक से बढ़कर नहीं चल सकते थे। आप समझिए, इसी कहा जा रहा है कि आखिर अब जो भी आपको लिखना 16,000 हो 15,000 हो, है ना, तो एक तरीके से, और की तो बात छोड़िए, यहां पर सीता और यहां पर राधा, और राधा के साथ कृष्ण। अब आप समझिए, अगर कोई पूछे इस बात को लेकर कि सीता कौन, तो राम की पत्नी। होना तो चाहिए था रुक्मणी का, लेकिन नाम लिया जाता है। यह है भारतीय संस्कृति कि यहां पर गृहस्थ प्रेम और यहां पर केवल प्रेम, उसके लिए किसी संबंधों की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। तो प्रीत करना, इसके लिए कोई बंधन हो ये जरूरी, दोनों ही मूल्य भारतीय संस्कृति में, और दोनों ही पूजनीय, दोनों ही आराध्य हैं। यानी एक तरीके से दोनों ही भारतीय संस्कृति में आराध्य हैं, परस्पर विरोधी चरित्र होते हुए। तो जो कृष्ण का चरित्र है, देखिए
ये जो चरित्र है लोकरंजक का, तो जीवन में मर्यादा भी चाहिए, उस जीवन में रंजन भी चाहिए, क्योंकि जीवन तो सम्मिलित रूप से चल रहा है। ये एक तरीके से राम अयोध्या के वासी और रामेश्वर गए, रामेश्वरम, कृष्ण मथुरा के और द्वारकाधीश हो गए। इसको कहा जा रहा है एक तरीके से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली परंपरा राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती। तो एक तरीके से उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली परंपरा राम और कृष्ण के नाम से जानी जाती है। यह है समासिकता। जिस संस्कृति के अंदरूनी तत्व में इतनी क्षमता हो कि परस्पर विरोधी से दिखने वाले नायक और चरित्र के स्तर पर भी जो है दोनों ही विष्णु के अवतार बता दिए गए। समझिए, मूल्य है ये कि जब एक ही अवतार, आखिर कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार हैं, लेकिन समाज में उनके कार्य, उनका कुछ व्यवहार अलग नजर आता है। तो इसका मतलब विविधता है लेकिन एकता है। दोनों ही अलग अलग चरित्र हैं, किंतु विष्णु के अवतार माने गए। अतः विविधता में एकता। तो राम और कृष्ण का जो चरित्र है वो भारतीय संस्कृति का पक्ष उद्घाटित करता है। वह सामासिकता के गुणों को लेकर चलता है कि एक ही भूमि पर दोनों उसी रूप में आराध्य हैं। तो राम का चरित्र और कृष्ण का चरित्र एक ही धर्म के अंतर्गत है। तो फिर जब दूसरा धर्म आ रहा हो, तीसरा धर्म आ रहा हो, चौथा धर्म आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सह अस्तित्व और स्वीकार्यता सबकी है। इसको कहा जाता है भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र समाया हुआ है, इसलिए विशेषताओं में लोकतांत्रिक संस्कृति कहते हैं। सबको अपने अपने स्तर पर विचारों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, सबको अपने आचरण और व्यवहार को संपादित करने की स्वतंत्रता है। तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, अगर ये विचार दे रहे हैं तो फिर विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। लोगों को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता थी, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आप जिसे आर्टिकल 25 to 28 के अंतर्गत कहते हैं वो यहां मौजूद थी। हम संविधान और अनुच्छेद चाहे बाद में बना रहे हैं, लेकिन थी तो भारतीय संस्कृति में बातें। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये समासिकता या सामासिक संस्कृति भारतीय लोगों के नसों में मौजूद थी।
नस अगर कट जाएगी तो रक्त का अपना प्रवाह रुक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सामासिकता भारत के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना किसी मानव के लिए श्वास की जरूरत है। तो दोनों का अपना गहरा संबंध है। इसलिए भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता है कंपोजिट कल्चर। तो फिर अब इसके आधार पर अगर आप देखें, इसी को कहा जाता है शुरू से, चूंकि ये बात कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के आगमन के पश्चात या इस्लाम के आगमन के पश्चात हो रही है, ये तो भारत के अंतर्गत शुरू से है। हम पढ़ रहे होंगे इस बात को कि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय लोग थे, अलग अलग प्रजातियां वहां पर निवास कर रही थीं। भूमध्य सागरी है, मंगोलायड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है, अल्पाइन है, साथ साथ है। तो सह अस्तित्व ये भारतीय संस्कृति की खास पहचान है। इसीलिए शुरू से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है, क्योंकि वह या मैं या तू वाली चीज नहीं, सामासिकता में एक गुण है। एक सेमेटिक कल्चर होता है, एकल केंद्रवादी, जिसमें एक ही तत्व की अपनी पहचान और प्रधानता होगी। भारतीय संस्कृति तो सबको लेकर चलती है, तो जो एकल तत्व को लेकर चलेगी, एक पुस्तक को लेकर चलेगी, एक पवित्र स्थान को लेकर चलेगी, उसके विरुद्ध अगर कोई बात करेगा, कोई विचार करेगा, तो दूसरा भी उतना ही उग्र होगा, तो टकराहट होगी। इसलिए सामासिक संस्कृति की खास बात यह है, टूट नहीं सकती, झुक पूरी जाएगी, इतनी उसके में लचीलेपन की दशा होगी। क्योंकि जब सब साथ साथ चलेंगे तो सुनना भी तो पड़ेगा। परिवार में कोई जो है डांट देता है, छोड़ देता है, क्या भाग जाते हैं? साथ रहेंगे। और अगर सब साथ हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विचार तो अलग अलग होंगे ही, फिर भी साथ हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कि अगर दुनिया की संस्कृतियां थीं प्राचीन लेकिन निरंतर नहीं रह सकी, भारत की संस्कृति प्राचीन थी, निरंतर रह सकी, क्योंकि उसमें सामासिकता का गुण था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बात कुछ ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी।